नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो क्या क्या है? तो नंबर 1 ओवरी है, नंबर 2 इसमें आ जाएगा तुम्हारा फॉलोपियन ट्यूब, नंबर 3 यूटेरस, नंबर 4 सर्विक्स, नंबर 5 वेजाइना और नंबर 6 यह जगह वल्वा। बेसिकली ये पार्ट है। ओवरी का क्या होता है? ये एक जोड़ा होता है, वन पेयर होता है। ये इसका मेन काम क्या है? एग का निर्माण यहाँ पे होता है। काम करता है अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु या एग का निर्माण होता है। एग इसी ओवरी के अंदर बनता है। मैं आगे डायग्राम से बताऊंगा तो फिर समझ में आएगा और अच्छे से। पहले फैक्ट लिख लो। ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ओवरी को कहेंगे इसको अंडाशय। दूसरा है फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है? ठीक है ना, इसमें होता है निषेचन। स्पर्म यहीं पे एग से मिलेगा। स्पर्म से एग के मिलने क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन यहां पे होगा। यूटरस को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय। तो गर्भाशय में क्या होगा बेसिकली? तो गर्भाशय में होगा कि निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है, इसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनता है ये। और यही जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा। जब ये जाइगोट 8 सेल स्टेज में पहुंच जाता है तो ये इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ पे भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है। यहाँ पे भ्रूण का प्रत्यारोपण होगा, माने इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट कह लो इसको। इम्प्लांटेशन होगा। सर्विक्स क्या हुआ? ये बेसिकली यूट्रस के नीचे का भाग है और वेजाइना के बाद का भाग है। इसको बोलते हैं योनि। इस मतलब इसको बोलो कि ये बच्चे जन्म इसी से होता है। बच्चे जन्म द्वार कह लो इसको। वेजाइना क्या हुआ? फीमेल का प्रजनन अंग है ये, नाड़ी का अंग है ये। और योनि कहो इसको। और ये हो गया बाहर फोल्डिंग है। ये सबसे बाह्य संरचना है। ये हम देखते हैं बाह्य संरचना है ये। किसी को देख के पहचान पाते हैं कि महिला है कि पुरुष है। तो आप अंदर से जब बाहर आते हो, ये है अंदर से बाहर। अगर आओगे तो बाहर में ये है, और अगर बाहर से अंदर जाते हो तो आप यहां पे पहुंचते हो। अब इतना लिखने के बाद मैं इसका डायग्राम बताऊंगा। तो पहले आप लोग इतना तो लिख लो, इनमें क्या डिफरेंस है ये। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पूछेगा कि अंडाशय कितना होता है? तो एक जोड़ा होता है ये। और अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे होता है ओवरी में। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है? तो निषेचन होता है। निषेचन के कारण, निषेचन में क्या होता है? तो शुक्राणु अंडाणु यहीं पे मिलता है, तब जाकर जाइगोट बनता है। ये आगे करके जो जाइगोट होगा ये डिवाइड करेगा। शुरुआती जो भ्रूण है बनेगा। अब उसी भ्रूण का जब यूट्रस से गर्भाशय में जब आएगा
उसका क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, प्रत्यारोपण होगा, मतलब गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा और बच्चे बनने का जो प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सर्विक्स क्या हो गया, ये बच्चे का जन्म द्वार हो गया, मतलब बच्चे इसी से बाहर निकल के आएगा। और वेजाइना क्या है, ये योनि है। और वल्वा क्या है, बाहरी संरचना, जिसका आधार पर हम अंतर कर पाते हैं कि महिला है कि पुरुष है। कि बाहर से ये दिखाई देगा और अंदर में ये है। अब इसके बाद कितना लिख लिया सब लोगों ने, इतना लिख लिया। ये है जाइगोट। जाइगोट के भीतर 46 क्रोमोसोम। अब ये डिवाइड करेगा 1 से 2 में, 1 से 2 में डिवाइड करेगा, फिर 2 से 4 में डिवाइड करेगा, और फिर 4 से 8 में डिवाइड करेगा। ये 4 से अब 8 में डिवाइड करेगा, और इस प्रकार से पूरा सेल मास बन गया। ये सेल मास क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्लास्टोमियर। ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोमियर कहलाता है ये। यही ब्लास्टोमियर इस यूट्रस के दीवार से क्या होगा, इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट का मतलब हुआ इसका प्रत्यारोपण हो जाएगा। ये जो दीवार है अंदर से देखोगे, ये 3 लेयर का होता है। इसको बोलते हैं हम लोग हैं, यूट्रस का दीवार है ये 3 लेयर का होता है। शुरुआत में क्या हो गया कि ये सब के सब में चमक रहेगा, यहाँ पे तो रेड कलर का है ये ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसको अगर सपोज करो कि स्पर्म नहीं आया, ये एक यहाँ पे इम्प्लांट नहीं करेगा, बल्कि एक फर्टिलाइज तो हुआ ही नहीं, तो सीधा सीधा क्या होगा, महिला के शरीर से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको स्पर्म मिल गया और फर्टिलाइज कर गया, तो ये अब फर्टिलाइज क्या हुआ, ये जो सेल मास है जिसको हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट आकर से दीवार से चिपक जाएगा, मतलब यहाँ चिपक जाएगा। दीवार से जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट चिपका, तो यहाँ पे अब ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, ये चिपक जाएगा। यहाँ पे चिपक गया, ये चिपकने के बाद इसको, ये जो रेड कलर का जो यहाँ पे देख रहे थे, इसके ऊपर इसको आत्मसात कर लेगा, मतलब इसको ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया, ये एक लेयर चढ़ गया। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्प्लांटेशन। ये क्रिया क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन कहलाएगा। ये वो भ्रूण का प्रत्यारोपण। तो पहला में ठीक है, इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन के कारण क्या हो गया, इसको बोलेंगे भ्रूण का प्रत्यारोपण। मतलब भ्रूण अब इस यूट्रस के दीवार से चिपक गया, भ्रूण का प्रत्यारोपण हो गया, अब महिला हो गई प्रेग्नेंट। इस महिला को क्या बोलेंगे, ये प्रेग्नेंट है, अब ये हो गया प्रेग्नेंट। इसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी होना। प्रेगनेंसी का साइन क्या होगा, अगला जो मासिक स्राव है, एमसी है, अगला एमसी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट यही होगा, पहला फिनोमेना यही होगा कि यहां से नंबर 1 समझ लो, ओवरी में एक बना, एक बनना जिस क्रिया के द्वारा उसे क्या कहते हैं, oogenesis। और इस एक के अंदर कितना क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम है। ये एक कहां पे आ गया, इस फॉलोपियन ट्यूब में, और दूसरी तरफ से क्या पहुंचा, स्पर्म पहुंचा इस ट्यूब में। अगर महिला के शरीर में मान लो यहाँ पे 30 करोड़ स्पर्म आया है, तो 30 करोड़ का 90% स्पर्म क्या होगा, इस जर्नी में मर जाएगा वो, और केवल 10% स्पर्म यहाँ पहुंचेगा। फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के शरीर में हो रहा है, फॉलोपियन ट्यूब में हो रहा है, इस माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, इन वाइवो, प्राकृतिक माध्यम में हो रहा है। अगर इसी काम को हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, किसी कांच के ग्लास में, वाच ग्लास में करवाते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे महिला के शरीर में है, इस नली में है, ये क्या कहलाएगा, इन वाइवो। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस, स्पर्म का भी न्यूक्लियस, एक का भी न्यूक्लियस, ये मिलेगा। मिलने से क्या हुआ, 46 क्रोमोजोम वाला ये जाइगोट बना। ये है क्या, ये है जाइगोट। ये जो कलर है देख रहे हो, ये जाइगोट बना। अब जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन शुरू हुआ। ये जो डिवीजन यहाँ पे जो चल रहा है, ये कौन सा डिवीजन है, सब माइटोसिस है। ये है समसूत्री विभाजन। अब इस डिवीजन के कारण क्या हुआ, आगे बढ़ेगा, ये 8 सेल स्टेज पहुंचा। इस सेल मास को क्या कहेंगे हम लोग, इस सेल मास को कहेंगे यहाँ पे ब्लास्टोमियर कहेंगे। अभी ब्लास्टोमियर अब आगे क्या होगा, ये यहाँ पे यूटेरस की दीवार से आकर के चिपक गया। चिपकने को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, भ्रूण का प्रत्यारोपण। भ्रूण का प्रत्यारोपण के कारण अगला क्या साइन आएगा, ये साइन आएगा कि महिला गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी का प्रमाण क्या हमारे पास है कि अगला मासिक स्राव महिला में जो एमसी है ये स्टॉप हो जाएगा, अब आगे नहीं होगा। और कब तक नहीं होगा, जब तक ये भ्रूण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा,
9 महीने की अवधि में बच्चे माँ के शरीर के अंदर बनेगा, तब तक नहीं होगा जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। तो आप लोग इतना पहले समझ गए? आप लोग इतना बात समझ गए सब लोग? इतना बात समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम हटाएं। यस सर। अब ये जो चिपका है धीमे धीमे क्या होगा, ये अब एक आकार लेना शुरू करेगा। ये एक आकार लेना शुरू करेगा, और वो आकार जो लेना शुरू करेगा, ये जो बच्चा है ये आकार लेना शुरू करेगा, और इसका अंत इसमें विकास ऐसे होगा कि शुरू में ऐसा बच्चा आया, एक लेयर से के अंदर ही बच्चा, ये कुछ समय के बाद क्या होगा, इस बच्चे के हाथ पैर निकलने शुरू हो जाएंगे इसमें, फिर धीमे धीमे इसके बच्चे का क्या होगा, ये अब आकार और बड़ा हो जाएगा इसका ऐसे, और 9 महीना आते आते यहाँ पे एक ठीक मतलब एक बच्चा जो है, ठीक ठाक बच्चा जो है ये डेवलप हो गया, ये अभी जन्म के लिए तैयार है बच्चा, एक बच्चा बन गया। जब 9 महीने का समय होगा तब ये बच्चा माँ के गर्भ में जब तक है तब तक ये बच्चा क्या कहलाएगा, ये बच्चा जो है माँ के गर्भ में है, जब ये एक आवरण से आवृत है, ये बच्चा क्या होगा, एक आवरण से आवृत होगा, ये उस आवरण का नाम है एमनियोन। ये बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो यहाँ पे एक आवरण से आवृत बच्चा है, ये आवरण किस का होगा, ये आवरण होगा एक थिक लेयर का, ऐसे ही आवरण से आवृत होगा ये। इसके अंदर क्या फ्लूइड है, इसके अंदर क्या फ्लूइड है, और बच्चे के नाभि नाली, यहाँ है नाभि इसका, यहां से माँ के शरीर में जहां पे इम्प्लांट हुआ है, यहाँ के बीच में क्या होगा, एक कनेक्शन होगा, इसी का नाम है नाभि। ये क्या है, नाभि है ये। और ये जो लेयर बना है, ये लेयर क्या है बेसिकली, ये लेयर कहलाएगा एमनियोन। ये लेयर क्या है, एमनियोन का लेयर है ये फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है ये एमनियोटिक फ्लूइड है। और इसी फ्लूइड में बच्चा तैरेगा, और माँ के इसी प्लासेंटा के माध्यम से बच्चे और माँ और इसमें जो कनेक्शन है ये बना रहता है। तो माँ से बच्चों में क्या जाता है, प्लासेंटा के माध्यम से। तो याद रखने के बाद कि अगर ये प्लासेंटा का लेयर है, ये प्लासेंटा का लेयर है, इसमें कुछ सेल माँ का भी होता है, कुछ सेल बच्चा का भी होता है, कुछ सेल इसमें माँ का भी होगा और कुछ सेल बच्चा का भी होगा। एक तरफ ये बच्चा है ये, और एक तरफ क्या है, इसकी मदर है, मदर का पेट है मान लो ये। तो ये तो मदर से ये मदर है अगर इधर, और इधर बेबी है ये, तो मदर से बेबी में क्या जाएगा, जाएगा इधर फूड, फूड जाएगा, O2 जाएगा। बेबी से मदर में क्या आएगा, तो CO2 आएगा और वेस्ट आएगा। और बच्चे जिस कैविटी के अंदर है, उस कैविटी का नाम क्या था, उस कैविटी का नाम क्या था, ये था एमनियोन, एमनियोटिक फ्लूइड है ये, जो माँ के पेट में जब होगा तो ये फ्लूइड होगा यहाँ पे,
और बच्चे को बाहर ले आए हैं तो बिरा रहे हैं। जन्म के समय इसी को हम काट देते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, जन्म के समय में इसी को हम काट देते हैं। यहाँ पे काट करके अगर इसमें से कुछ सेल को प्रिजर्व कर लो तो प्रिजर्व करवा दो। अगर प्रिजर्व करवा दोगे, इस सेल का हम उपयोग कर सकेंगे इसके लिए स्टेम सेल के रूप में, इसका उपयोग कर सकेंगे, स्टेम सेल के रूप में इसका उपयोग कर सकेंगे। तो बच्चे को कोई रोग होगा तो उसका इलाज इस प्रकार से हो जाएगा। इसको एक याद रखना है। इसके अलावा दूसरा हम लोग को क्या याद रखना यहाँ पे है कि ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में से अगर हम थोड़ा सा टीका के माध्यम से अगर हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ सेल ले लेते हैं तो हम बच्चे का लिंग परीक्षण भी कर सकते हैं। लिंग परीक्षण करने के लिए क्या करता है, लोग इसी फ्लूइड में से द्रव लेता है और इस द्रव का यूज करता है एक टेक्निक के माध्यम से। उस टेक्निक का नाम है एमिनोसेंटेसिस, या इसको एक और टेक्निक है सोनोग्राफी। इस दोनों का विकास किया गया था ताकि बच्चे के आनुवांशिक रोग का पता करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे उल्टा कहानी हो गया। आनुवांशिक रोग का पता करने के लिए, कोई आनुवांशिक रोग होगा तो उसका हम सही समय पता कर लेंगे, सही से उसका इलाज कर पाएंगे, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया लिंग परीक्षण के रूप में। इसका दुरुपयोग क्या है, दुरुपयोग है लिंग परीक्षण करना। ये इसका दुरुपयोग लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब इसलिए सरकार ने क्या किया, इन सब पे बैन लगा दिया। अभी भी हालांकि कई लोग मैं देखता हूं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं। हालांकि डॉक्टर जहां जहां उनको लिखा मिले ना, यहाँ अल्ट्रासाउंड से लिंग के विषय में जानकारी नहीं दिया जाता है, ज्यादातर उन्हीं जगहों पे इस तरह का गोरख धंधा होता है। तो इसमें कई सारे संस्थान जो हैं, जो जांच घर हैं, वो कभी कभी इसमें न्यूज में आते हैं कि भाई ये लोग लिंग परीक्षण करके जो अगर लड़की है तो मार देते थे। हालांकि अब तो लोग अवेयर हो गया है, तो अब ऐसे केस बहुत कम होते हैं, पर होने का संभावना अभी भी है, क्योंकि हिंदुस्तान मूर्खों से भरा पड़ा है और अभी भी सेक्स के आधार पर वो भेदभाव करते हैं, जो नहीं करना चाहिए लोगों को। हालांकि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी आंदोलन चलाया, सफल भी हुआ एक हद तक। आज कई राज्यों में जो सेक्स रेशियो है वो सही भी हो गया है, और सेक्स रेशियो का सही होना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, नहीं तो समाज में क्या होगा, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो याद रखना कि इम्यूनोसेंटेसिस सोनोग्राफी को हमने बंद कर दिया। अल्ट्रासाउंड हालांकि अभी भी प्रचलन में है। अल्ट्रासाउंड का मेन काम क्या था कि भाई बच्चा का जो सही विकास है उसको जानना, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर देते हैं, तो उनका क्या करोगे। ठीक है, ये इस फ्लूइड से बच्चा को क्या फायदा है, बच्चा को तरल माध्यम मिल गया, तरल माध्यम में बच्चा अपना अगर ठीक ठाक से रह सकता है। कोई यांत्रिक कोई आघात हुआ, मदर कोई भारी काम की, कुछ सर पे उठा के कोई बोझ ढो रही है या भारी पानी से भरा हुआ बाल्टी खा रही है, तो वैसे स्थिति में बच्चा पे जो प्रेशर पड़ता है, तो ये फ्लूइड होने के कारण बच्चा क्या होता है, उसमें सुरक्षित रह जाता है। इसलिए इस एमनियोटिक फ्लूइड का बड़ा महत्व है। इस फ्लूइड में बच्चा का भी सेल होता है, बच्चा का भी डीएनए होता है। इसलिए क्योंकि हम लिंग परीक्षण या बच्चा का सेक्स ये सब लोग कर लेते हैं। लेकिन तो अब यहां तक की बात सब लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद है भाई बच्चे का 9 महीने के बाद क्या होगा, आफ्टर 9 मंथ के बाद बच्चे का जन्म होगा। 9 मंथ के बाद बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म से जुड़ा हुआ जो है कुछ चैलेंजेस भी हैं। और चैलेंजेस क्या है, बेसिकली पहला चैलेंज तो यहाँ पे ये है कि एक तो लड़की का मतलब बच्चे का पहले देखता हूं 9 मंथ का जो जर्नी है बच्चे का, इस जर्नी से जुड़ा हुआ चैलेंज होता है। 9 महीने का जो जर्नी होता है, इस यात्रा से जुड़ा हुआ चैलेंज का क्या है। पहला चैलेंज है कि लड़की का आयु सही होना चाहिए। लड़की का बच्चा मतलब गर्भवती बनने का आयु लड़की का सही आयु होना चाहिए। तो लड़की का गर्भवती बनने का आयु सही होना चाहिए। गर्भवती बनने की आयु सही होना चाहिए। गर्भवती बनने की
सही आयु होना चाहिए। एक अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई शादी विवाह का जो उम्र है उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। दूसरा, जो लड़की इतनी शिक्षित हो कि बच्चे उसको कितने करने हैं या कब करने हैं उसका निर्णय ले सके। ठीक है, तो बच्चे के जन्म में माँ का एक अधिकार होना चाहिए, तो उससे भी बड़ा सारा फायदा होगा। और नहीं तो क्या होता है, कई दफा माँ तैयार नहीं है, घर के लोग तैयार हैं, दबाव में माँ बन गई, फिर बच्चे का परवरिश हो नहीं पाया। इस 9 महीने में फिर पोषण, ठीक है, पोषण होना चाहिए महिलाओं का, न कि शोषण होना चाहिए किसी तरह का। भाई अगर कोई महिला गर्भवती है तो पूरा घर के लोगों का जवाबदेही बनता है कि उसका केयर करे, ये बेहतर होना चाहिए। जन्म के ठीक बाद इस दौरान कोई भी जांच वगैरह बिना अनावश्यक का जांच नहीं करवाना चाहिए, जरूरत ना हो। और दूसरा, कोई भी दवा और खुद से बिना मैंने सोचे समझे बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं खाना चाहिए। चौथा, नशा वगैरह अल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं लेना चाहिए, न नशा करो कुछ भी, न स्मोकिंग, न शराब वराब का सेवन, ये नहीं करना चाहिए। और पांचवा, आज सही आयु में बच्चे हो, सही आयु में मदर फादर बने लोग, तो बच्चे सही आयु होना चाहिए। किसके? माता पिता का आयु, माता पिता का बात करना। इससे जुड़ा हुआ कई सारे सिंड्रोम हो जाता है बच्चों को। एक तो ये जो 5 जो मैंने बातें दिखा, लड़की की गर्भवती बनने की आयु सही होना चाहिए, 1 पोषण सही होना चाहिए, 2 जांच अनावश्यक न करवाना चाहिए और दवा बगैर डॉक्टर के पूछे नहीं खाना चाहिए, 3 कोई नशा कोई शराब नहीं पीना चाहिए, 4 और न पति को करना चाहिए न पत्नी को करना चाहिए इस दौरान, या घर के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए इस दौरान। और सही आयु में ही माता पिता बनना चाहिए। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे? स्वस्थ पैदा होंगे। अगर आयु में भी गड़बड़ी है तो बच्चे को कई तरह का सिंड्रोम हो सकता है, अगर माता पिता में से कोई नशा या शराब करता है तो बच्चे को समस्या क्या हो सकता है? तो टीरियाटोजेनिक, मतलब गर्भावस्था में ही जब उसका शरीर का कोशिका स्तर निर्माण हो रहा था उसमें कई तरह की व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चे असामान्य पैदा होगा, नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, तो फिर वो असामान्य बच्चा पैदा हो सकता है उसके किसी अंग का विकास ना हो और बच्चा कोई दिव्यांग पैदा हो। इस तरह जांच वगैरह की बात मैं इसलिए कहा हूं क्योंकि जांच वगैरह में क्या है, कई तरह के अस्पतालों का चक्कर लग जाता है, कई तरह के रेडिएशन से, दवाओं से एक्सपोजर होता है, तो वैसे में बच्चे पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दवा खास करके बिल्कुल डॉक्टर से पूछना चाहिए, दवा का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बच्चों पे दिखा पड़ेगा। चौथा, पोषण बेहतर इसलिए होना चाहिए क्योंकि माँ अगर सही से पोषित है तो बच्चे स्वस्थ, बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ बच्चे होगा। तो लड़की की अगर आयु सही होगी तो बच्चे के जन्म के समय में कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा, नहीं तो सिजेरियन डिलीवरी में जाना पड़ सकता है। अगर उसके अंग विकसित नहीं है तो उसको सिजेरियन में जाना पड़ सकता है और उसके अलग खर्चे हैं। और जन्म के बाद कम से कम जो महिला है वो अपना डायबिटीज वगैरह का टेस्ट, बीपी वगैरह को कंट्रोल करे। इस दौरान कई बार क्या होता है कि महिला को बेहतर खाना दिया जाता है बच्चे के लिए, और बहुत केयर करने पे भी कई बार समस्या ये होता है कि बच्चा ओवर वेट भी हो सकता है, बच्चा अंडर वेट भी हो सकता है, बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन मदर हमेशा होता है रिस्क में कि मदर को डायबिटीज हो सकता है। तो मदर के शरीर में जो जमा हुआ है खाना पीना, वो जमा खाना अब बच्चे के शरीर से बाहर आने के बाद अब मदर के लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा है मदर के बॉडी में, तो वो टूट के ब्लड में आएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा, गेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये होने का चांस रहता है। और इसलिए यहाँ पे महिलाओं को अपना केयर करना चाहिए। तो ये था 9 महीने के दौरान और 9 महीने के बाद का चैलेंज और उससे होने वाले संभावित समस्या। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे का जन्म के बाद कभी कभी क्या होता है कि एक के जगह पे 2 बच्चे भी हो सकता है, उसको बोलते हैं ट्विंस। ट्विंस का निर्माण कैसे होता है? तो नेक्स्ट स्टडी बना सकते हो आप लोग हैं। यहाँ पे पहले ट्विंस क्या होता है, जुड़वा बच्चा।